चलिए बाबा, आज की रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करेंगे रिवीजन अपने चैप्टर ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी का। सर एक क्विक लिंकिंग दीजिए बेटा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने स्टार्ट किया था सीखना गुड्स एंड सर्विस से। सर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स या सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सर सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट होगा। इंटरस्टेट सप्लाई होगा सर तो उस पर आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, और सर इंट्रास्टेट होगा तो उस पर सीजीएसटी विल बी लेवीड। अब सर एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो अब आपको जीएसटी कलेक्ट करना है और पे करना है जब आप एक टैक्सेबल पर्सन हो। लेकिन बेटा पता है क्या हुआ, जब जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की बारी आई तो सर कुछ लोग गवर्नमेंट के पास गए और बोले सर हमारा टर्नओवर बहुत कम है, हो सकता है हमने अपना टर्नओवर ऑफ 40 लाख क्रॉस कर दिया है, लेकिन सर प्लीज आप हमें कोई छोटी स्कीम दे दीजिए सर। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम आपको एक सिंपल स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसे हम कॉम्पोजिशन लेवी भी बोलते हैं, अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफर कर दी। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए हम कॉम्पोजिशन लेवी ला देते हैं। उन्होंने बोला सर हम छोटे छोटे लोग हैं, सर हमें ना इनपुट चाहिए ना आउटपुट चाहिए, कोई हेडेक नहीं चाहिए सर, सिंपल स्कीम दीजिए, बस कोई छोटा मोटा परसेंटेज ले लीजिए, चैप्टर क्लोज। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम आपको देंगे कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम दे दिया उनको। तो सर ये कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल कौन होता है आपको देखना है। सर हमारी ऐसी हालत हो गई है जीएसटी आने के कारण, प्लीज कोई सिंपल स्कीम दीजिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, तो आपको छोटा, मतलब आपको छोटा टर्नओवर वाला पर्सन कब माना जाएगा, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर देखिएगा, अगर लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ या 75 लाख है। मैं काट रहा हूं, आप कुछ मत काटिएगा जब तक मैं ना बोलूं। तो अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में अप टू 1.5 करोड़ एंड और 75 लाख है, एक्सक्लूडिंग टू चेक एलिजिबिलिटी, एक्सक्लूड करना इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख है तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में हम देंगे, सर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू ए टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ और 75 लाख हम आपको देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम। आप ले सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम। सर किन किन लोगों को 75 लाख एप्लीकेबल है और किन किन लोगों को 1.5 करोड़ का टर्नओवर एप्लीकेबल है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बेसिकली अगर आप बिजनेस कर रहे हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैंटस तो 75 लाख हो जा, तो सर 1.5 करोड़। मेंटल हो जा सर, मेंटल नहीं मैंटस, मैंटस हो जा। तो अगर आप स्टेट ऑफ मेंटस में हो तो आपके लिए टर्नओवर क्या रहेगा, आपके लिए टर्नओवर रहेगा 75 लाख, हो जा में 1.5 करोड़। सर मेंटस का मतलब क्या हुआ, अगर आप हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है सर, अगर आप हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर या आप फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम हो, ठीक है सर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, या सर ए फॉर अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश से हो, एन फॉर नागालैंड, अगर आप नागालैंड से हो, अगर आप त्रिपुरा से हो, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड से हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो फ्रॉम सिक्किम, तो सर आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपके लिए आपको छोटा तब कंसिडर किया जाएगा जब आपने एक्सीड नहीं किया है टर्नओवर ऑफ 75 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और सर अगर मैं हूं इन स्टेट से, हो जा, मेंटल हो जा नहीं मैंटस हो जा। सर हेच फॉर हिमाचल प्रदेश, अगर आप हिमाचल से हो, सर अगर आप एनी अदर स्टेट से हो, एनी अदर स्टेट्स, उसके बाद जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर से हो एंड ए फॉर असम से हो, याद रखिएगा मैंटस एंड हो जा। अगर आप मेंटस से हो तो 75 लाख, अगर आप होजा से हो तो सर 1.5 करोड़। सर समझ लीजिए मैं मेंटस में भी है मेरा बिजनेस और होजा में भी है मेरा बिजनेस, दोनों ही स्टेट, दोनों ही में पड़ रहा है, तो सर तो बेटा आपके पैन के लिए लोअर लिमिट अप्लाई करेगा। तो इन्होंने यहां पे बोला अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर समझ लीजिए मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपीस है, तो सर ये बोल रहे हैं कि इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आपको दिया जाएगा अप टू ए टर्नओवर ऑफ लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ और 75 लाख। जब तक आप 1.5 करोड़ और 75 लाख क्रॉस नहीं करते, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ले सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन सर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लिया, मेरा समझ लीजिए 2-3 स्टेट्स में बिजनेस है, दोनों स्टेट 2-3 स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो बेटा याद रखिएगा
पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पे लेना पड़ेगा। मतलब सारे रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम आपको, आपके सारे रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम आ जाएंगे। ऐसा नहीं एक स्टेट में नॉर्मल स्कीम में हो, एक स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया, वैसा नहीं चलेगा। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम लिया है तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, जो जो पर्सन एलिजिबल होते हैं, कौन कौन पर्सन एलिजिबल होते हैं, वो लिखा है सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 में। सेक्शन नंबर 10(1) बोलता है अगर आप एमटीआर हो, एमटीआर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, या अगर आप एक ट्रेडर हो, या आप रेस्टोरेंट या केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है सर। सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे अपना टर्नओवर का कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने बोला आपको पे करना है 0.5% और 0.5% ऑफ योर टर्नओवर। अगर ट्रेडर हूं तो 0.5 एंड 0.5 ऑफ माय टर्नओवर विच इज द टैक्सेबल टर्नओवर। रेस्टोरेंट हूं तो सर मुझे पे करना है 2.5 एंड 2.5 ऑफ माय टर्नओवर। और सर ये आपका ओन ऑब्लिगेशन रहेगा, आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे। तो सर ये कैसे होता है, सुनिए। आपका जब टर्नओवर देखते हैं तो टर्नओवर में आपके टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई दोनों आते हैं। समझ लीजिए आपका एक स्टेट में बिजनेस है जहां आप कर्नाटका में हो, ठीक है। आपका कर्नाटका में टैक्सेबल सप्लाई जिसपे 18% जीएसटी है, उसका टर्नओवर समझ लीजिए 10 लाख का है। एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर 5 लाख है, तो आपका टोटल टर्नओवर हो गया 15 लाख। 15 लाख से अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको पे करना है 0.5% ऑफ योर 15 लाख रुपीज एंड 0.5% है जीएसटी ऑफ योर 15 लाख रुपीज। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का पे करना है। टैक्सेबल टर्नओवर मतलब जिसपे जीएसटी है, तो सर 0.5% ऑफ 10 लाख पे करोगे एंड 0.5% ऑफ 10 लाख आप पे करोगे। अगर सर मैं एक रेस्टोरेंट हूं तो बेटा रेस्टोरेंट के लिए याद रखिएगा, रेस्टोरेंट तो 15 लाख रुपीस का ही देगा, जो टोटल टर्नओवर होगा बेसिकली 0.5% ऑफ 15 लाख एंड 0.5% ऑफ 15 लाख ही पे करते हुए चलेगा। और बेटा ये जो आपको जीएसटी पे करना है ये अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम है, तो आपको कोई कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है, आपको अपने पॉकेट से ही पे करना है। तो सर अगर मैं एक एलिजिबल पर्सन हूं, एमटीआर हूं, तो मुझे, अगर मैं आप कोई सप्लायर से खरीदा चीज और उसने मुझे जीएसटी चार्ज किया, तो बेटा आपके इनवर्ड सप्लाई पे भी आपको आईटीसी नहीं लेना है। और आप जब सप्लाई करोगे कस्टमर को, आउटवर्ड सप्लाई पे भी याद रखिएगा आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना है। सर आपको बस एक बिल ऑफ सप्लाई देना है, क्योंकि कलेक्ट नहीं करोगे टैक्स तो टैक्स इनवॉइस नहीं देना, बिल ऑफ सप्लाई देना है। और अगर आप बिल ऑफ सप्लाई कस्टमर को देते हो तो उसे भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है सर। आपने अभी तक क्या बोला? मैंने बोला अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस है, तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पे आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर कंपोजिशन स्कीम लिया, एलिजिबल पर्सन कौन है? एमटीआर एलिजिबल है। एम पे करता है 0.5 ऑफ द टर्नओवर, ट्रेडर 0.5 ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, रेस्टोरेंट 2.5 एंड 2.5 ऑफ देयर टर्नओवर पे करता है। अपना ऑब्लिगेशन है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, ना आउटपुट टैक्स जीएसटी आउटपुट टैक्स चार्ज करना, अपने पॉकेट से ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपने सेक्शन नंबर 93 या 95 वाली सप्लाई, 93 या 94 वाली सप्लाईज आपने ली हैं जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, तो सर अगर समझ लीजिए जीटीए का सर्विस लिया, उस पे रिवर्स चार्ज में 5% है, तो आपको 5% रिवर्स चार्ज में देना है। सर एडवोकेट का सर्विसेज ले लिया तो बेटा उस पे 18% है, तो आपको एप्लीकेबल रेट जो 18% है वो देना पड़ेगा। और आपने जो भी रिवर्स चार्ज में पे किया है उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अंडर कॉम्पोजिशन हो। सर कौन कौन पर्सन इनएलिजिबल होते हैं? आपको ध्यान रखना है, माइंस इनएलिजिबल होता है टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन अंडर सेक्शन नंबर 10(1). तो अगर आप सेक्शन नंबर 10(1) में मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट हो, अगर आपने ये सब एक्टिविटी की है तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। तो कौन कौन लोग इनएलिजिबल है? सेक्शन नंबर 10(2) बोलता है अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, एम फॉर मैन्युफैक्चरर हो ऑफ पान मसाला, एरेटेड water, ice cream and other edible ice, tobacco substitutes, fly ash bricks, blocks, aggregates, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील बनाते हो, और या फिर सर सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल। सो सर अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको, ब्रिक्स एंड सर अर्थन और रूफिंग टाइल अगर आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स एलिजिबल होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स इनएलिजिबल होते हैं यहां पे। उसके बाद
मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो बना के बेचता है। ट्रेडर कौन होता है? जो खरीद के बेचता है। ट्रेडर्स एलिजिबल है, मैन्युफैक्चरर्स इनएलिजिबल हैं। उसके बाद सर अगर आप आई फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर हो, मतलब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, कोई नेबरिंग स्टेट में सप्लाई कर दिया, कहीं भी आउटसाइड द स्टेट सप्लाई कर दिया है, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर्स इनएलिजिबल हो जाएंगे। सर क्या मैं इंटरस्टेट परचेज कर सकता हूं? क्या दूसरी स्टेट से परचेज कर सकता हूं? क्या दूसरी कंट्री से परचेज कर सकता हूं? परचेज करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना है। इंटरस्टेट या आउटसाइड द कंट्री किया तो भी इंटरस्टेट हो गया, तो सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई आर इनएलिजिबल। बाइंग करने में कोई इशू नहीं है। उसके बाद एन फॉर एनआरटीपी और सीटीपी, आप अगर एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है इंडिया में, या आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है एक स्टेट में, या फिर आपने अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई किया है, तो आप बिकॉज यू आर एनआरटीपी, सीटीपी या नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस का सप्लायर, तो सर आप इनएलिजिबल हो जाओगे। सर नॉन टैक्सेबल सर्विसेज तो है नहीं, नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं। नॉन टैक्सेबल गुड्स कौन से हैं? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस के अगर आप सप्लायर हो तो बेटा आप इनएलिजिबल हो जाओगे। ठीक है सर। उसके बाद आगे बोला जा रहा है सप्लाइंग गुड्स और सर्विस थ्रू ई कॉमर्स, जो आपका टीसीएस काटेगा। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आप सप्लाई करते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, और उन गुड्स के या सर्विस के ऊपर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटने वाला है, तो बेटा उस केस में आप इनएलिजिबल हो जाओगे। यू एज ए सप्लायर यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आपको नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम। सो सर ई फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, याद रखना है बस ईसीओ, ई मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हो, आप गुड्स या सर्विस का सप्लाई करते हो, और ई कॉमर्स आपका टीसीएस काटने वाला है, तो उस केस में आप इनएलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद सर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, याद रखिएगा सिर्फ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग को अलाउ किया है कि इवन दो यू आर ए सप्लायर ऑफ सर्विस, आपको अलाउड रहेगा कॉम्पोजिशन स्कीम में। अदर देन दैट सारे सर्विस प्रोवाइडर्स इनएलिजिबल हैं। ठीक है सर। अब उसके बाद लोगों ने बोला सर अगर सारे सर्विस प्रोवाइडर इनएलिजिबल है, मैंने तो सर किसी को लोन्स एंड एडवांस दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, और इस व्यक्ति ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, तो सर अगर पैसा दिया या बैंक में समझ लीजिए मैंने पैसा डिपॉजिट किया और उधर से मुझे इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट इज एन एग्जाम सप्लाई, और लेकिन मैं तो सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया, तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। तो जो भी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है उनका एक बैंक में अगर अकाउंट है, या रेस्टोरेंट है उसका बैंक में अकाउंट है, और उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया और वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहां बोला कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो, इवन दो आपका एग्रीगेट टर्नओवर आप पिछले साल का देख रहे हो, उसमें समझ लीजिए इंटरेस्ट इनकम है भी, तो बेटा इंटरेस्ट के कारण आप इनएलिजिबल नहीं रहोगे। याद रखिएगा इंटरेस्ट को हर जगह कॉम्पोजिशन में इग्नोर करते हुए चलना है। आपके एग्रीगेट टर्नओवर में या टर्नओवर कहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करना है। आपको सब मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट इवन दो इंटरेस्ट इनकम है, फिर भी वो एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम रहेंगे। उसके बाद लोगों ने बोला सर समझ लीजिए मैं मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविजन हूं, और टेलीविजन मैन्युफैक्चर करने के साथ मैंने क्या किया, टेलीविजन का थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर दिया। ट्रेडिंग के साथ मैंने क्या किया, मोबाइल का ट्रेडिंग करता हूं, छोटा मोटा कुछ रिपेयर कर दिया, या रेस्टोरेंट हूं और कोई छोटा मोटा सर्विस दे दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला चल कोई बात नहीं, आप अगर प्रोवाइड करते हो सर्विस अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो आपका टर्नओवर था उसका 10% या 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यही इन्होंने बोला है कि सर अगर आप मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाले हो, फिर भी आपने थोड़ा बहुत सर्विस प्रोवाइड किया है, कौन सी सर्विस बाबा, कोई भी एडिशनल आपने सर्विस प्रोवाइड किया है अलोंग विथ योर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और रेस्टोरेंट का टर्नओवर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे अंडर कॉम्पोजिशन। कितना होता है सर, मार्जिनल सर्विस, तो इन्होंने लिखा एमटीआर इज अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर और इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो आपका टर्नओवर था, और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। सर एक एग्जांपल दीजिए, सुनिए। सर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर समझ लीजिए मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका भी था, इन द स्टेट ऑफ दिल्ली भी था। मेरा कर्नाटका में समझ लीजिए जो टैक्सेबल सप्लाईज का टर्नओवर था वो 10 लाख रुपए का, वो 50 लाख रुपए का था। मेरा जो इंटरेस्ट इनकम था, इसको 50 नहीं लिखेंगे, इसको हम 70 लाख लिख देते हैं, और इंटरेस्ट इनकम 10 लाख रुपए का था। मेरा दिल्ली में टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज का समझ लीजिए 80 लाख रुपीज का था,
80 और इसको 60 कर देता हूं। और सर मेरा इंटरेस्ट इनकम समझ लीजिए 20 लाख रुपए का था, तो सर मेरा अगर टर्नओवर कर्नाटका में देखोगे तो कर्नाटका में मेरा टर्नओवर हो गया 60 प्लस 10, इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए आपका टर्नओवर 60 लाख हो गया। और यहां अगर आप टर्नओवर देखोगे, इंटरेस्ट को आपको हमेशा इग्नोर करना है और आपका टर्नओवर 80 लाख हो गया। तो अगर मैं आपसे पहले पूछूं क्या मैं एलिजिबल हूं फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो आप देखोगे एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब ये टर्नओवर और ये टर्नओवर को जोड़ के देखोगे 80 प्लस 60 1.4 करोड़ हो गया सर। और इनके लिए तो टर्नओवर अगर आप दिल्ली या कर्नाटका में हो तो सर लिमिट 1.5 करोड़ है, एंड हेंस मैं एलिजिबल हो गया। अब आप अगर एक बार एलिजिबल हो गए तो आप प्रोवाइड कर सकते हो सर्विसेज अप टू लास्ट ईयर का टर्नओवर का 10% ऑफ 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। तो सर कर्नाटका स्टेट में मैं कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं अलोंग विथ माय मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या रेस्टोरेंट जो भी आप चला रहे हो, उसके साथ आप जो टर्नओवर है लास्ट ईयर का उससे इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना, और टर्नओवर का 10% मतलब 6 लाख और 5 लाख विच इज हायर 6 लाख रुपीस का आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सर मैं दिल्ली में कितना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं टर्नओवर का एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट या डिस्काउंट, आपको 10% देखना है विच इज 8 लाख और 5 लाख विच इज हायर। तो सर 8 लाख रुपीस का आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो कर्नाटक दिल्ली में, और कर्नाटका में 6 लाख। लेकिन याद रखिएगा करंट ईयर में भी इंक्लूडिंग दिस सर्विसेज आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट इज ऑलवेज अलाउड कि सर 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, उतना सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब सर मैंने ये 6 लाख और 8 लाख कैलकुलेट तो कर लिया, अब सर इसमें क्या इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है? बेटा याद रखिएगा करंट ईयर में भी कोई अगर इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर देना, इसमें आपकी इंटरेस्ट को छोड़ के अदर सर्विसेज हमेशा आएंगी। ठीक है सर। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग 10% ऑफ 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, एक्सक्लूड इंटरेस्ट और डिस्काउंट इन द करंट ईयर ऑल्सो। करंट ईयर में भी आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट एक्सक्लूड करते हुए चलना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, अगर मैं सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) में इनएलिजिबल हो गया, बेटा समझ लीजिए मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं या गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और सर्विसेज जो मार्जिनल सर्विसेज थी 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, मैं ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो सर उस केस में क्या होगा? अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर हो, 10(1) में इनएलिजिबल हो, 10(2) में इनएलिजिबल हो, या प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा 10(2)A में आ जा, और 10(2)A में आपको दिया जाएगा कंपोजिशन स्कीम। लेकिन सर सेक्शन नंबर 10(2)A क्या बोलता है? इट्स एन ऑप्शन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में सब कुछ सेम रहेगा, आपको देखना है बस लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका लेस देन इक्वल टू 50 लाख है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में तो लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर आपका अप टू 50 लाख रुपीस है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख रुपीस आपको कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10(2)A मिल जाएगा। और ये बोल रहे हैं लास्ट ईयर का जब टर्नओवर देखोगे उसमें आपको एक्सक्लूड कर देना है इंटरेस्ट और डिस्काउंट, प्लस अगर आप सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) में हो, आपको 10(1) एंड 10(2) में इनएलिजिबल होना है तभी 10(2)A मिलेगा। सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) में अगर आप इनएलिजिबल हो तो सेक्शन नंबर 10(2)A मिलेगा। आपको देना है 3% सीजीएसटी एंड 3% एचजीएसटी ऑफ योर टर्नओवर, और जब टर्नओवर का आप पेमेंट भी कर रहे हो, ऑफ योर टर्नओवर आपको जब पेमेंट करना होता है तब भी आपको एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट और डिस्काउंट। सर क्या कंडीशन है, किनको एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है फॉर सेक्शन नंबर 10(2)A? इधर भी गवर्नमेंट ने लिख दिया अगर आप MINE हो, तो सर एस क्यों नहीं लिखा? अरे स्कीम ही सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, इसलिए लिखा कि माइन आर इनएलिजिबल। माइन मतलब सर, माइन मतलब इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको, ब्रिक्स, जो अलग अलग टाइप के ब्रिक्स थे, रूफिंग टाइल्स, तो सर अर्थ एंड नॉन रूफिंग टाइल, तो आप इनएलिजिबल फॉर 10(2)A भी हो गए। आई फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर अगर आप हो तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। एंड फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई कर रहे हो या एनआरटीपी सीटीपी हो तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। एंड ई फॉर पर सर अगर आप सप्लाई कर रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू जो आपका टीसीएस काटने वाला है तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे फॉर 10(2)A। सर आपने अभी तक क्या क्या बोला? मैंने आपको बोला अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़, 75 लाख एंड 50 लाख, 50 लाख सिर्फ 10(2)A के लिए, तो सर करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू ए टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ और 75 लाख और 50 लाख रुपीस आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। अब कंपोजिशन स्कीम के लिए सर पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है। सर अगर कौन कौन एलिजिबल है? MTR एलिजिबल है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट 0.5 0.5 0.5 0.5 ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, 2.5 एंड 2.5 देगा, अपना ऑब्लिगेशन रहेगा, ना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा ना आउटपुट टैक्स क्रेडिट
आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बेसिकली आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा, ठीक, नहीं चार्ज करेगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद कौन कौन इनएलिजिबल रहेगा, माइंस इनएलिजिबल रहेगा। अब अगर आप 10(1) एंड 10(2) में इनएलिजिबल हो तो 10(2)A में आ सकते हो, सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) में इनएलिजिबल हो, प्लस आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीस है, अप टू 50 लाख एनी स्टेट, तो आप करंट ईयर में अप टू 50 लाख रुपीस आप 10(2)A का स्कीम एंजॉय कर सकते हो, जिसमें आपको 3% CGST एंड 3% HGST ऑफ योर टर्नओवर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे करना है। और सर जब आप पे करते हो ना 3% CGST एंड 3% HGST अपना टर्नओवर का पे कर देना, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और कौन कौन इनएलिजिबल है फॉर 10(2)A? 10(2)A में इनएलिजिबल है माइंस नहीं, एस नहीं आता, क्योंकि ये स्कीम मेनली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही तो है। उसके बाद सर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो याद रखिएगा हर क्वार्टर का टर्नओवर पे आपको क्वार्टर खत्म होने के बाद बाय 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे करना है, जो भी आपका पेमेंट है वो करना है। पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को इंटीमेशन CMP 08 में देना है। ईयर खत्म होने के बाद बाय 30th अप्रैल आपको GSTR 4 फाइल करना है और एनुअल रिटर्न बाय 31st दिसंबर GSTR 9A फाइल करना है। याद रखिएगा जब भी आप बिल इशू करोगे आप GST नंबर लिखोगे तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर GST नंबर लिखा है, GST चार्ज नहीं किया, तो आप लिखिएगा अपने बिल के ऊपर कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, मैं टैक्स ऑन सप्लाईज कलेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद अपने सर के ऊपर लिखाइएगा, सर के ऊपर मतलब अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर या साइन बोर्ड के ऊपर जो आपके एडिशनल प्लेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे है उसमें लिख दीजिएगा कि आप एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, ताकि कोई भी आपके शॉप में आ रहा हो उसे पता चल जाए कि ये तो कंपोजिशन डीलर है, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है सर। उसके बाद आपको सर एक बात बताइए, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो सर कैसे ले सकते हैं? याद रखिएगा अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो टैक्सेबल पर्सन जब नया रजिस्ट्रेशन लेता है, समझ लीजिए मेरा टर्नओवर या 40 लाख रुपीस क्रॉस हो गया, अब मैं देख रहा हूं मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं सोच रहा हूं कि नॉर्मल स्कीम लूं या कंपोजिशन स्कीम लूं, तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं पहली बार, तो ईयर के बीच में भी अगर मैं चाहूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। कैसे? जब आप अप्लाई करते हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फिलिंग पार्ट बी, उधर एक ऑप्शन रहता है कि जस्ट टिक कर दीजिए कि आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए और आपका स्कीम आएगा, कंपोजिशन स्कीम में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन सर मैं पहले तो नॉर्मल स्कीम में था, अब मुझे कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो बेटा आपको ऑनलाइन जाके एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ता है प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ ईयर। याद रखिएगा आना है कंपोजिशन में, नया रजिस्ट्रेशन है तो बिटवीन द ईयर पॉसिबल है, जब आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तब बस टिक कर देना, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। लेकिन सर अगर समझ लीजिए आप पहले नॉर्मल स्कीम में थे, अब कंपोजिशन में शिफ्ट होना है, तो ईयर के बीच में पॉसिबल नहीं है, बट ईयर के स्टार्टिंग में ऑनलाइन में एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि आप जाके एक CMP 02 फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन जाइए CMP 02 फाइल कर दीजिए, 3 जगह रजिस्टर्ड हो, एक जगह से भी अगर CMP 02 फाइल कर दिया, पैन वाइज कहीं से भी फाइल कर दिया, तो सारे रजिस्ट्रेशन आपके कंपोजिशन में आ जाएंगे। आपको CMP 02 हर स्टेट से फाइल करने की जरूरत नहीं है। यही मैंने नीचे लिखा है कि इंटीमेशन CMP 02 इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एवरी ईयर टू कंटिन्यू अंडर कंपोजिशन स्कीम, कि सर एक बार आपने अगर कंपोजिशन स्कीम में आ गए तो सर बेटा आप चलते रहोगे अंडर कंपोजिशन स्कीम जब तक आप इनएलिजिबल नहीं हो जाओ, ठीक है सर। अब जब भी आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है, तो लास्ट ईयर का आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, पैन वाइज एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। सर जब मुझे पेमेंट करना है, हर स्टेट वाइज पेमेंट करता हूं, तो हर स्टेट का मुझे टर्नओवर देखना है और पेमेंट करते हुए चलना है। हर स्टेट का टर्नओवर देखना है, उस स्टेट का CGST मतलब तब आपको CGST और उस स्टेट का HGST पे करना है। कंप्लायंसेस, रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स हमेशा स्टेट वाइज रहेंगे। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए समझ लीजिए बाबा बेटा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका टर्नओवर समझ लीजिए 40 लाख, मैं ट्रेडर हूं, मेरा 40 लाख अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, तो हर साल 40 लाख तक आप सप्लाई कर सकते हो विदाउट टेकिंग रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है। समझ लीजिए ये मेरा पहला साल है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक मेरा 40 क्रॉस नहीं हुआ था। अब समझ लीजिए ये 2020-21 है, मैंने यहां पे अपना एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर लिया 40 लाख रुपीस। अब समझ लीजिए इधर मेरा टैक्सेबल सप्लाई था 40 लाख रुपीस का, ठीक है, क्योंकि यहां तक मैंने टर्नओवर क्रॉस नहीं किया था, तो सर ये 1 अप्रैल था, यहां मैं लायबल टू रजिस्टर हो गया, ठीक है सर। उसके बाद इधर मेरा जो टैक्सेबल सप्लाई था वो 80 लाख रुपीस था, इधर मेरा इंटरेस्ट इनकम समझ लीजिए 20 लाख रुपीस था। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर क्या मैं नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल हूं फॉर कंपोजिशन स्कीम, सुनिए वो पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस साल जब मुझे पे करना है तो मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा टर्नओवर किस पे मुझे पे करना है, व्हाट इज माय टर्नओवर ऑन विच मुझे GST पे करना पड़ेगा। तो आप मुझे बोलोगे सर आपको
अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि यहां आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया तो आपको जीएसटी किस पे करना है सर? 40 लाख पे तो पे नहीं करना है, और 80 लाख पे सर 20 लाख इंटरेस्ट पे तो पे नहीं करना है कोई भी जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, लेकिन 80 लाख रुपीस के ऊपर आपको पेमेंट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको टैक्स पेएबल किस पे होता है, तो आपको टैक्स पेएबल टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी होता है, जो भी आपका टर्नओवर है, और आपको एक्सक्लूड करना है सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। जो भी 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक आप लायबल नहीं हुए थे फॉर रजिस्ट्रेशन, उस पर कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज एक्सक्लूड कीजिएगा फ्रॉम योर टर्नओवर। क्या एक्सक्लूड करोगे? एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इसको और इसको एक्सक्लूड कीजिएगा। 80 लाख के ऊपर आपको कॉम्पोजिशन टैक्स पे करना है। ठीक है सर। अब सर मुझे एक बात बताइए, अब नेक्स्ट ईयर जब मैं अपना एलिजिबिलिटी चेक कर रहा हूं तो लास्ट ईयर का मुझे एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अब लास्ट ईयर का जब एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगा तो सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या अमाउंट लेना है? क्या 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक पूरा अमाउंट ले लेना है? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ 1 अप्रैल से लेके, क्योंकि यहां पे तू एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, टैक्स तो पेमेंट नहीं कर रहा है, का लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर में ये 40 लाख भी आएगा और ये 80 लाख भी आएगा, लेकिन सर इंटरेस्ट तो एग्रीगेट टर्नओवर में भी एक्सक्लूड होगा, एंड आपका टर्नओवर 1.2 करोड़ हो गया। यस सर, मैं एलिजिबल हो गया इन द करंट ईयर। तो लास्ट ईयर का जब एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे तो चेक एलिजिबिलिटी, तो एग्रीगेट टर्नओवर में 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल ये इंक्लूड करना है, और ये तो आपको इंक्लूड करना ही है, लेकिन इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में भी एक्सक्लूड कर दीजिएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आया कि सर सेक्शन नंबर 10(5) बोला अगर समझ लीजिए आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया, इवन तो आप एलिजिबल नहीं थे या आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, फिर भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर ऑफिसर हैज आर टू बी रीजन टू बिलीव दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल अंडर कॉम्पोजिशन और हैज डन ए कॉन्ट्रावेंशन। तो सर आपको पहले एक शोकॉज नोटिस दिया जाएगा इन CMP 06 जीएसटी CMP 05 और उसके बाद आपको रिप्लाई करना है विदिन 15 डेज यूजिंग जीएसटी CMP 06। आपने रिप्लाई कर दिया, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, विदिन द नेक्स्ट 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ रिप्लाई CMP 07 में आपको अलाउ करेगा, या तो अलाउ कर देगा कॉम्पोजिशन स्कीम, या अगर उसे आ गया गुस्सा कि नालायक इनएलिजिबल था तो आपको डिनाई कर देगा कॉम्पोजिशन स्कीम। कहां से डिनाई करेगा? फ्रॉम द डेट when you had taken the option, क्योंकि आप ऑप्शन लिए उस दिन से इनएलिजिबल हो, या जिस दिन आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया उस दिन से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम डिनाई कर देगा और एक ऑर्डर पास कर देगा। इतना ही नहीं, अब सर मैंने क्या किया था, कॉम्पोजिशन में 1% पे कर रहा था लेकिन मेरे गुड्स के ऊपर 18% था, तो ऑफिसर बोलेगा बेटा ये 17% तुझे पे करना पड़ेगा, एंड अगर आपको कॉम्पोजिशन डिनाई किया तो ऑफिसर आपसे डिफरेंशियल जो 17% टैक्स है वो लेगा, उसके साथ पेनल्टी भी लेगा, और इसके लिए आपको थमा देगा एक डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74। बेटा पे कर देना, डिमांड ऑर्डर पे नहीं करोगे 3 महीना में तो सर जब रिकवरी होता है कैसे 3 महीना के बाद उल्टा लटका के रिकवरी कर लिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, जब मुझे कॉम्पोजिशन में आना है, मैं नॉर्मल पर्सन था, अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहा हूं, तो बेटा नॉर्मल पर्सन था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था, अब कॉम्पोजिशन में हूं तो आईटीसी नहीं लूंगा, तो सर मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया हूं तो मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन उस स्टॉक पे तो क्रेडिट ले लिया था, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा उस स्टॉक पे जो क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और इसके लिए बोलते हैं फाइल ITC 03 विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 60 डेज, क्योंकि आप ईयर के बिगनिंग में आ रहे हो, जब नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में शिफ्ट हो गए ईयर के बिगनिंग में, तो 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विद इन 60 डेज आपको ऑनलाइन जाके जो भी आपके पास स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स पड़े हुए हैं, उन पे जो आपने जीएसटी लिया था उसका बेसिकली एक कैलकुलेशन होता है जो सेक्शन नंबर 18(4) रेड विथ रूल नंबर 44 बोलता है, आपको उतना क्रेडिट रिवर्स कर देना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट रिवर्सल होता है, लेकिन सर वो एज पर रूल नंबर 44 होता है जो हम आईटीसी चैप्टर में समझेंगे। ठीक है सर। उसके बाद सर समझ लीजिए मैंने बीच ईयर में अगर कॉम्पोजिशन स्कीम से मैं समझ लीजिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया, सर मैं वॉलंटरीली बाहर निकलना चाहता हूं, कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए इन बिटवीन द ईयर आप बाहर निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है, या आपने कोई कंडीशन वायलेट कर दिया तो बेटा अब आप नॉर्मल पर्सन बन गए, आप कॉम्पोजिशन पर्सन थे अब आप नॉर्मल पर्सन बन गए, तो बेटा जिस दिन आपने वायलेशन कर दिया या आप बाहर निकल गए, याद रखिएगा आपको ऑनलाइन जाके एक सुओ मोटो अपना एक फाइल करना है,
क्या फाइल करना है सर? एक इंटीमेशन फाइल करना है इन जीएसटी सीएमपी 04 विद इन 7 डेज ऑफ द इवेंट। जिस दिन आप इनएलिजिबल हो गए उसके 7 दिन में आपको सीएमपी 04 फाइल कर देना है। सर अगर मैं सेल्फ विड्रॉल कर रहा हूं तो बेटा सेल्फ विड्रॉल का केस में सीएमपी 04 बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉवल, जिस दिन से आप विड्रॉवल चाहते हो, जिस दिन से आप बाहर निकलना चाहते हो उसके 7 दिन पहले ही फाइल कर देना। सर अब सीएमपी 0 कंपोजिशन पर्सन था तो मैं आईटीसी नहीं ले रहा था, नॉर्मल पर्सन था तो आईटीसी ले सकता हूं, टेक आईटीसी एंड चार्ज जीएसटी, इनवॉइस इशू करूंगा। तो सर मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा तू ऑनलाइन जा, टेंशन मत ले, एक फाइल कर दे जीएसटी आईटीसी 01, डिटेल्स ऑफ द इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। जो इनपुट पड़े हुए हैं इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, उन इनपुट पे तू आईटीसी भी ले सकता है और कैपिटल गुड्स का भी तेरे को रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो होता है एज पर सेक्शन नंबर 18(1)(c) रेड विथ रूल नंबर 40, जब हम आईटीसी चैप्टर पढ़ेंगे तो उधर बताया गया है उतना क्रेडिट आप ले सकते हो। और यह आईटीसी 01 फाइल करने का टाइम लिमिट 30 डेज होता है फ्रॉम द डेट व्हेन द ऑप्शन वाज विड्रॉन, या फिर जिस दिन ऑफिसर ने आपको एक डिनायल ऑर्डर दे दिया था कि मैं डिनाई कर रहा हूं कॉम्पोजिशन, उसके सर विद इन 30 डेज आपको जीएसटी आईटीसी 01 फाइल करना है। तो सर एक बात बताइए, अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूं और अब कंपोजिशन में आना चाहता हूं तो सर मुझे इंटीमेशन देना है जीएसटी सीएमपी 02 और सर स्टॉक का क्रेडिट लेने के लिए और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लेने के लिए जीएसटी आईटीसी 03 फाइल करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। सर अगर कंपोजिशन पर्सन था और सर अब बाहर निकलना चाहता हूं, नॉर्मल पर्सन बनना चाहता हूं, तो सर नॉर्मल पर्सन मतलब नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन जो आईटीसी लेके जीएसटी चार्ज करेगा। तो सर इस केस में सीएमपी 04 फाइल करना है, जीएसटी सीएमपी 04, और सर विद इन 7 डेज फाइल कर देना। सेल्फ विड्रॉल का केस में विड्रॉवल से पहले ही फाइल कर देना। सर सेल्फ विड्रॉल का केस में बिफोर द डेट ऑफ सच विड्रॉवल फाइल कर दीजिएगा, ठीक है सर। उसके बाद तो सर अगर इनएलिजिबल हो गया, जिस दिन इनएलिजिबल हो गया उसके 7 दिन में फाइल करना है सीएमपी 04। अगर सेल्फ विड्रॉवल है तो सेल्फ विड्रॉवल होने के पहले ही आपको फाइल कर देना है कि सर जिस दिन सेल्फ विड्रॉ कर रहे हो कि सर मैं आज से कंपोजिशन से बाहर, उसके पहले फाइल कर देना सीएमपी 04, ठीक है सर। ये पॉइंट क्लियर है। प्लस आपको स्टॉक का क्रेडिट चाहिए तो जीएसटी आईटीसी 01 आपको फाइल करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज आपको फाइल करना है, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। यही था आपका कंपोजिशन स्कीम। सर यहां नीचे आपने कोई छोटा सा पॉइंट लिखा है कि सर नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल स्कीम सेक्शन नंबर 9 में, कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 में। नॉर्मल स्कीम में नॉर्मल रेट 5, 12, 18 एंड 28 होता है। कंपोजिशन स्कीम में 1%, 1%, 5%, 6% होता है। नॉर्मल स्कीम में आप जब मंथली रिटर्न फाइल करते हो तब आप टैक्स पे करते हो। मंथली रिटर्न आप फाइल करते हो 20th को, तो बेटा उस दिन आप जाके टैक्स पे करते हो। क्वार्टरली रिटर्न यहाँ पे सर फाइल करते हो, बेसिकली क्वार्टरली इंटीमेशन फाइल करते हो बाय 18, और बेटा तब आप टैक्स पे करते हो क्वार्टर खत्म होने के बाद 18। और सर नॉर्मली जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो, यहां पे जीएसटीआर 4 फाइल करते हो, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A, यहां टैक्स इनवॉइस, यहां बिल ऑफ सप्लाई, यहां यू कैन टेक क्रेडिट। कंपोजिशन स्कीम में यू कैन टेक क्रेडिट, नॉर्मल स्कीम में यू कैन टेक क्रेडिट एंड क्रेडिट कैन बी यूज्ड टू पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में यू कैन नॉट टेक क्रेडिट। आपको पूरा का पूरा लायबिलिटी 1%, 1%, 5% और 6% कैश में पे करना पड़ता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको पूरा का पूरा कंपोजिशन स्कीम समझा दिया। सर कैसा चैप्टर है? बी ग्रेडेड चैप्टर है। एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा, लिमिट्स क्या क्या है। 75 लाख किसके लिए है? मेंटर्स होजा के लिए 1.5 करोड़। सर कौन कौन एलिजिबल है? एमटीआर एलिजिबल है। कौन कौन इनएलिजिबल है? सेक्शन नंबर 10(2) माइंस इनएलिजिबल है। सेक्शन नंबर 10(2)A का ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 10(2)A में मैंने आपको बोला जो 10(1) एंड 10(2) में इनएलिजिबल है वो 10(2)A में एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि कैसे आपको एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है। तो सर बस इंटरेस्ट हटाइएगा और जब पेमेंट कर रहे हो 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक लायबल नहीं हुए उस दिन तक आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद का जो टर्नओवर होगा उसका पेमेंट करना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बस बाबा बस ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बाकी छोटा मोटा एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैंने पूरा चैप्टर का रिवीजन करा दिया। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करूंगा अपना चैप्टर ऑफ कॉम्पोजिशन।